इतिहास के हैं। और आज हम देखेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 5 के क्वेश्चंस को। आज के इस चैप्टर का नाम है शासक और इमारतें। अर्थात जो हमारे भारत देश में मध्यकालीन भारत में जितने भी शासक हुए हैं, उनके द्वारा कौन-कौन सी और कितनी, कब, कैसे, कहाँ इमारतें बनवाई गईं और उनमें कितना योगदान हुआ, कितनी पीढ़ियों ने बनवाई, इनका इतिहास क्या है, इन सभी चीज़ों को आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। जितने भी इस चैप्टर में हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिले हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हमको पढ़ने चाहिए हमारी यूपीएससी एग्जाम के लिए, उन सभी पॉइंट को, उन सभी टॉपिक्स को मैं लेकर के आ चुका हूँ। इससे बाहर आपको कुछ भी चैप्टर में इम्पोर्टेंट नहीं मिलने वाला है, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने हमारे पीछे के वीडियोस को नहीं देखा है, वो लोग पीछे के वीडियोस को भी देख लें, जिसमें आज हम मॉर्निंग में लेकर के आए थे सिलेबस है, ठीक है? यूपीएससी की प्रीलिम परीक्षा का सिलेबस हम लेकर के आए थे मॉर्निंग में सुबह 7 बजे। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। मैंने पूरा सिलेबस एनालिसिस निकाल के रख दिया है, उसकी एक-एक बुक कौन-कौन सी आपको पढ़नी चाहिए, कौन-कौन सी बेस्ट है, करंट अफेयर के लिए क्या करें, रीजनिंग के लिए क्या करें, सीसैट के लिए क्या करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सभी के लिए एक-एक चीज़ को मैंने अच्छे से समझाया है, उसको देखिएगा, ओके? और क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आ चुके हैं। इसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 6 से लेकर के 12 तक की, जो तो हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, साइंस की अलग है, ठीक है? तो आप उन सभी को देख सकते हैं। और क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक के वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और इन सभी प्रश्न जो हैं, क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी प्रश्न मध्यकालीन भारत के ही थे, ओके? और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 के, जिसमें हमको सबसे पहला प्रश्न मिल रहा है, कुतुब मीनार का निर्माण किन 2 शासकों के द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक एवं अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश, ऑप्शन सी इल्तुतमिश एवं मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन खिलजी। तो अब इन चारों में से कौन-सा ऑप्शन सही है? अगर आपको पता है तो आंसर दीजिएगा जल्दी से, कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है। ओके? ये 5 मंजिला इमारत है, इसको लिख लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि जिसका नाम प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी के नाम पर पड़ा था। जो ये कुतुब मीनार है, इसका नाम पड़ा किसके नाम पर है? तो इसका नाम पड़ा है प्रसिद्ध एक सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार हैं, जिनके नाम पर पड़ा है, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ये कुतुब मीनार का नाम पड़ा है। और इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग आज से कई वर्ष पूर्व 1199 में करवाया था। ये लगभग बताया जा रहा है, करेक्ट एकदम एक्चुअल नहीं पता है, ठीक है? एनसीईआरटी में 1199 दिया गया था लगभग में, तो मैंने वही लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है? और इसके बाद में इसकी जो शेष मंजिलें हैं, उनका निर्माण करवाया था 1229 में, 1229 के आस-पास, ठीक है? करेक्ट नहीं बताया सकता है, 1229 के आस-पास करवाया था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दूसरा प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी तुर्की। तो संस्कृत तो किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कुतुब मीनार है, ठीक है? और होगा तो इन तीनों में से किसी एक से ही होगा। अब है कौन सा आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख जो हैं वो अरबी भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तीसरा प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है, मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली, कौन सी शैली? टोड़ा निर्माण शैली का प्रयोग किसके निर्माण में प्रयुक्त होता था? ऑप्शन ए मस्जिद, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी मकबरा, ऑप्शन डी सभी के लिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात इन सभी के निर्माण के लिए इस शैली का प्रयोग होता था। अब ये शैली आई कहां से थी? क्या शैली थी ये? तो 7वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे एवं जो खिड़कियां होती हैं, इनको बनाने लगे थे, ठीक है? क्या हुआ था, जो 7वीं एवं 10वीं शताब्दी थी, जो इसमें जो भवन हुआ करते, जो भी घर हुआ करते थे, पहले जो घर हुआ करते थे उनमें खिड़की नहीं बनाई जाती थी, ठीक है? और खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी, दरवाजे जो थे वो एक ही बनाया जाता था। अब 7वीं और 10वीं शताब्दी में क्या हुआ कि यहाँ पर दरवाजे, खिड़कियां और जो अलमारी थी, ये भी बनाई जाने लगी थी। अब छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एवं अनुप्रस्थ सतही
सहतीर रखकर बनाए जाते थे, अर्थात जैसे आज बनाए जाते हैं, ठीक है? और वास्तुकार की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़ी निर्माण शैली इस शैली का प्रयोग करते हुए हैं, ठीक है? प्रयोग हुआ है। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़े 8वीं से 13वीं शताब्दी में इसका प्रयोग होने लगा मस्जिदों में, मंदिरों में और मकबरों में, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चौथा प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस 2 मुगल शासक ने करवाया था? यहाँ पर किन 2 मुगल शासकों ने होना चाहिए था, ठीक है? तो किस मुगल शासक ने करवाया था? सॉरी यहाँ पर 2 नहीं है, 1 ही है, ठीक है? सॉरी बहुत-बहुत। तो किस मुगल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका जो सही आंसर है, वो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी अर्थात शाहजहां। लाल किले के निकट ही शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है? अब इसके बाद में हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें दिए जा रहे हैं हमको कुछ 2 कथन, ठीक है? अब आपको बताना है या फिर हमको बताना है कि इन दोनों में से कौन-सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया जा रहा है 12वीं सदी के आस-पास विशाल ढांचों जिसमें मस्जिद आती है, मंदिर आते हैं, भवन आते हैं, इनका निर्माण सरल एवं तेजी से होने लगा। ठीक है? सरलता एवं तेजी से होने लगा। इसके बाद में दूसरा कथन दिया जा रहा है 12वीं सदी में निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े मिलने से कंक्रीट बनती थी। अब इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। अभी दोनों कथन सत्य कैसे, इसकी पुष्टि भी पूरी की गई है अर्थात व्याख्या भी दी गई है। अब क्या है व्याख्या, इसको भी देख लीजिएगा। 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचों जिनमें आते हैं मस्जिद आती है, मंदिर आते हैं, भवन आते हैं, इनका निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा था। अब क्योंकि इस सदी में निर्माण कार्य चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था निर्माण कार्य में, तो यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी। जो ये चूना, पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ा था, इसमें जो सीमेंट होती थी, ये उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी और जिसमें पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़े मिलाने से कंक्रीट बनती थी। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि किस शासक ने देहली ए कोहना अर्थात वर्तमान दिल्ली के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज-ए-सुल्तानी ये आज भी मौजूद है। ओके, जब मैंने इसकी समरी को पढ़ाया था तो इसके बारे में आपको फुल डिटेल समझाई थी और ये बुक के माध्यम से इसकी समरी को पढ़ाया गया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िएगा जा करके। इसका वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है? हौज-ए-सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा गया था। इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, अकबर और इसके बाद में बलबत और इसके बाद ऑप्शन बी दिया जा रहा है कि अलाउद्दीन ए कोहना अर्थात ये वर्तमान दिल्ली में स्थित है। दिल्ली कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था और एक व्यापक सम्मान भी प्राप्त किया था। ठीक है? जब कोई विशाल तालाब का निर्माण करवाएगा तो एक उसको सम्मान तो मिलेगा ही ना। अब जब ये तालाब का निर्माण करवाया था तो इस विशाल जलाशय को एक नाम दिया गया था और जो नाम दिया गया था वो नाम था हौज-ए-सुल्तानी अथवा राजा का तालाब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7वां प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है और इसमें पूछा जा रहा है कि किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी दारा शिकोह, ऑप्शन डी औरंगजेब। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपकी कमेंट का हमको इंतजार रहता है और आपकी कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है। जब आप कमेंट करते हैं तो मेरे अंदर एक इच्छा जागरूक होती है कि मैं आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो बनाऊं। तो जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और यमुना किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया था। ठीक है? ये किसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है? और शाहजहां ने यहाँ लाल बलुआ पत्थर से एक मजबूत किले का निर्माण भी करवाया था जिसे लाल किला का नाम दिया गया और दिल्ली के लाल किले में शाहजहां ने दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण करवाया था। और लाल किले की एक और खासियत आपको बता दें कि यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के पूरे देश को संबोधित भी करते हैं। अब आपको ये बताना है कि कब करते हैं संबोधित, कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो आंसर जल्दी से दीजिएगा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और हाँ, एक बात और, ये जो यहाँ पर लाल किले का निर्माण करवाया गया था, इस पर एक प्रश्न बन सकता है कि लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था?
अगर आपको ऐसा प्रश्न आता है तो आप इसमें किसका आंसर लिखेंगे? लिखेंगे शाहजहां ने, ठीक है? और कैसे करवाया था? तो शाहजहां ने यहाँ लाल बलुआ पत्थर से एक मजबूत किले का निर्माण करवाया था जिसे लाल किला कहा गया, ठीक है? लाल किले नाम से जाना गया। इसके बाद में हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 8 और 8वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत चार बाग शैली के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए अर्थात पहला कथन दिया जा रहा है, ऑप्शन ए नहीं सॉरी, पहला कथन दिया जा रहा है कि चार बाग बनने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। दूसरा कथन है चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण बागों को चार बाग कहा गया। और तीसरा कथन दिया जा रहा है कि कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार चार बाग का एक सुंदर उदाहरण है। अब इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। कहां पर? कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। जी हाँ, इसके उपरोक्त 1 2 3 तीनों कथन सत्य हैं क्योंकि चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में ही शुरू हुई थी और अकबर के आरंभिक शासन काल में निर्मित भवनों में हुमायूं का मकबरा सबसे महत्वपूर्ण है। इसी मकबरे में चार बाग पद्धति का सबसे पहले उपयोग किया गया तथा बाग चार समान हिस्सों में बांटे होने के कारण चार बाग कहलाते हैं। क्या होता है कि जब कोई बाग समान हिस्सों में चार समान हिस्सों में बांट जाता है तो इसको कहा जाता है चार बाग, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। आज इस चैप्टर में हमको ज्यादा प्रश्न नहीं मिलते हैं लेकिन जो भी प्रश्न है सटीक हैं, इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस यूपीएससी एग्जाम की परीक्षा में। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो नमा प्रश्न पूछा जा रहा है कि शाहजहां के शासन काल में चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए लाल किला, ऑप्शन बी दीवाने आम और दीवाने खास, ऑप्शन सी मोती महल, ऑप्शन डी हीरा महल। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो होगा ऑप्शन बी अर्थात दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक है? अब व्यक्तिगत और सार्वजनिक सभा हेतु समारोह कक्षों की निर्माण की योजना शाहजहां ने बड़ी ही सावधानी पूर्वक बनाई थी और इस विशाल आंगन में स्थित यह दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? या तो चिहिल सुतून कहलाते हैं या फिर 40 खंभों के सभा भवन कहलाते हैं, ठीक है? क्या? दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 10वां प्रश्न भी आप सभी लोगों के सामने है और जल्दी से इसका आंसर भी हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई थी और दूसरा कथन है नदी तट बाग के अंतर्गत निर्माण कार्य नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से बताइएगा। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन अर्थात दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है? इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं गया है। ऑप्शन ए एक के बाद दो दोनों कथन सत्य हैं और देख अब इसको समझ लीजिएगा। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी, ठीक है? अब जब शाहजहां की राजधानी आगरा थी तो इसने कहां पर स्थापित की ये मैं भी आपको पीछे बता चुका हूं। वीडियो को पीछे ले जाइएगा और देखिएगा, मैं बता चुका हूं, ठीक है? और इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था और इस निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था, ठीक है? जो निर्माण हुआ था ये चार बाग की रचना के समान ही हुआ था औपचारिक बागों के बीच में, ठीक है? अब चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं और इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था, ठीक है? अब ये जो जानकारी है ये आपके बहुत काम आ सकती है प्री में भी और मेंस में भी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को अर्थात 11वां प्रश्न। ये भी प्रश्न आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछा जा रहा है कि मुगलों के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में छत निर्माण के लिए बंगला गुम्बद तकनीक का प्रयोग किया गया। यह किस क्षेत्र की स्थानीय शैली थी? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी अरब, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी दक्कन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताइएगा कमेंट। आंसर होगा ऑप्शन, एक मिनट जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकला शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे, ठीक है? विशेष रूप से दक्ष बहुत जो तो शैलियां अपनाते थे अपने भवन की जो वास्तुकला है भवन को निर्माण के लिए क्षेत्रीय वास्तुकलाओं शैलियों को बहुत अपनाते थे, ठीक है? और इसी क्रम में इन लोगों ने बंगाल की स्थानीय
जो शासक के द्वारा छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत है। छत निर्माण की तकनीक वाला गुंबद, ठीक है? वाली तकनीक जो है जिसको बंगला गुंबद कहा जाता है, बंगला गुंबद को वास्तुकला का हिस्सा बनाया था अपने यहाँ की, ठीक है? आज का आप लोग बहुत देखते हैं कि जो बंगला गुंबद है, ये बहुत देखी जाती है, जो मुसलमान लोगों ने ये भवन बनवाए हैं, जो भी मस्जिदें बनवाई हैं, पुराने जो देखेंगे लाल किले में भी आपको दिखाई देती है, तो इन लोगों ने बहुत अपनाई। ये बंगाल की थी, ठीक है? बंगाल की थी और बंगाल से इन लोगों ने अपनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12वां प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोगों के लिए ये यूपीएससी एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। तो 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल वास्तुकला से संबंधित पितरादूरा, ठीक है? पितरादूरा क्या है? ऑप्शन ए मस्जिद निर्माण की तकनीक, ऑप्शन बी मकबरा निर्माण की तकनीक, ऑप्शन सी संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक, ऑप्शन डी किले की ऊंचाई को बढ़ाने वाली तकनीक। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो होगा ऑप्शन सी, अर्थात उत्कीर्णित मतलब उभरे हुए संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने को पितरादूरा कहा जाता है। पितरादूरा तकनीक कहते हैं। यह है क्या, समझिएगा? जो उभरे हुए संगमरमर के पत्थर होते हैं, फिर बलुआ पत्थर होते हैं, उनको रंगीन ठोस पत्थरों से दबाया जाता है और दबाने के बाद में एक सुंदर अलंकृत नमूना बनाया जाता है जिसे पितरादूरा कहा जाता है, ठीक है? पितरादूरा तकनीक कहा जाता है। चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को। 13वां प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं या फिर हैं? पहला कथन दिया जा रहा है शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे, और दूसरा कथन है बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसका तो आंसर आप लोग दे ही दीजिएगा। चलिए इसका आंसर भी हम आपको बताते हैं। इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत ही बल दिया था, ठीक है? बहुत बल दिया था। और बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी जिसमें पौराणिक यूनानी देवता जिनका नाम है आरपीएस, ठीक है? आरपीएस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। तो क्या है ना कि जो शाहजहां थे, जितने भी मुगल शासक हमारे यहाँ आए हैं, इन सभी लोगों ने हमारे यहाँ की जो शैली है, ठीक है? बंगाल की हो, कहीं की भी हो शैली,